हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं अमित राठौर आपका स्वागत करता हूँ फार्मेसी विद अस पर। जो ये जो लेक्चर है पूरा वन शॉट लेक्चर है जनरल फार्माकोलॉजी के ऊपर। आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, अंत तक बने रहें। और जो कि आपके AKTU के एग्ज़ाम आने वाले हैं अभी, जो स्टार्ट होने वाले हैं जून में, उसके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। फिर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी फार्मेसी विद अस चैनल पर ही डालेंगे। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि सब्सक्राइबर कम या ज़्यादा होने से कंटेंट की क्वालिटी सबकी अलग अलग होती है। तो आप अंत तक बने रहें, मैं आपको बहुत आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी, अगर इसको दो हिस्सों में, दो शब्दों में तोड़ें तो फार्मा को अलग तोड़ो और लॉजी को अलग तोड़ो। फार्मा फार्मा जो है, फार्माकोन शब्द जो ग्रीक भाषा का है उससे आया है, और फार्माकोन का मतलब है ड्रग। ड्रग, और ड्रग होती क्या है? ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस या ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस में काम आता है। यानी हमने आज तक यही सुना है कि दवा केवल केवल जो है ट्रीटमेंट में काम आती नहीं, किसी रोग को रोकथाम करने के लिए भी काम आती है, प्रिवेंशन में भी काम आती है, ट्रीटमेंट में भी काम आती है, और किसी रोग को जानने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, निदान के लिए भी दवा काम आती है। तो और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ड्रग की स्टडी करना। या दूसरे भाषा में अगर मैं कहूँ कि फार्माकोकाइनेटिक्स प्लस फार्माकोडायनामिक्स इक्वल टू फार्माकोलॉजी। अगर ये इक्वेशन बनाए कि फार्माकोलॉजी जो है मिल करके बना है फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक्स है, या इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक्स। तो देखिए, अब इसमें जो है काइनेटिक और डायनामिक्स, काइनेटिक से आप समझिए जहाँ पर फार्माकोकाइनेटिक लगा है, फार्माको मतलब ड्रग और काइनेटिक मतलब मोमेंट, ड्रग का मोमेंट। ठीक है, जैसे कि देखिए फार्माकोकाइनेटिक जहाँ पर लिखा है वहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ कि फार्माकोकाइनेटिक, फार्माको मतलब वही फार्माकोन, और फार्माकोन मतलब ड्रग। ठीक है, तो दवा के काइनेटिक मतलब दवा के मोमेंट। जब आप दवा लेते हैं तो दवा जाती है, जा कर के दवा टूटती है, डिसइंटीग्रेट होती है, डिसोल्यूशन होता है, उसके बाद दवा क्या करती है, उस मीडियम में घुल करके और एब्जॉर्ब होती है। और दवा का एब्जॉर्प्शन सीधा ब्लड में होता है बच्चों। कोई भी दवा हो ब्लड में जाती है, चाहे वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू जाए या बाईपास के थ्रू जाए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये होता है। फिर दवा डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर दवा मेटाबोलाइज्ड और आपका क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। ये जो प्रोसेस है ADME, ये प्रोसेस आपको ADME का जो प्रोसेस होता है उसको ही हम फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। जिसमें ADME आता है वो फार्माकोकाइनेटिक होती है। फार्माकोडायनामिक, फार्माको वही फार्माकोन शब्द को लेकर के चले तो ड्रग है मतलब। ठीक है, और डायनेमिक कहते हैं ना, वो आदमी बड़ा डायनामिक है। डायनेमिक मतलब पावर, मतलब दवा खाई आपने और दवा ने आपका बुखार उतार दिया, दवा ने फलाने बैक्टीरिया को मार दिया, तो ये दवा ने इफ़ेक्ट दिया। दवा दो प्रकार के इफ़ेक्ट देती है, या तो डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट देती है या अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट देती है। आपने बुखार की दवा खाई या कोई अन्य दवा खाई, उस दवा के खाने से आपके रोग की समस्या तो निमट गई, परंतु क्या हुआ, कुछ साइड इफ़ेक्ट या कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट बॉडी पे आए, वो अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट है। ठीक है, डिज़ायरेबल जो चाहिए था और अनडिज़ायरेबल जो नहीं चाहिए था। तो वही जो हम सदियों सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक का डेफिनेशन। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, आपको पता है कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। और डायनेमिक की डेफिनेशन थोड़ी उल्टी हो जाएगी इससे। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको। टॉक्सिकोलॉजी एक अलग ब्रांच है जिसमें हम टॉक्सिक इफेक्ट या किसी ड्रग्स के मॉलिक्यूल से जो टॉक्सिसिटी इंक्रीज कर रहा है, उनकी स्टडीज़ जो हम करते हैं वो इसी की ब्रांच है, टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, ड्रग टॉक्सिकोलॉजी इसमें देखते हैं। हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है? ओसवाल्ड है, ऑस्मान संगवेरक है, वो आपको पता है। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी ओसवाल्ड है पूरी ओवरऑल फार्माकोलॉजी के। और फादर ऑफ
इंडियन फार्माकोलॉजी अगर पूछा जाए तो RN चोपड़ा है, ठीक है, रामनाथ चोपड़ा। अभी कुछ हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स दिए गए हैं। 1785 में विलियम विटकरिंग इंट्रोड्यूस डिजिटलिस का उन्होंने परिचय दिया 1785 में फ्रॉम फॉक्सलोवी प्लांट से, ठीक है। 1928 में कुछ लैंडमार्क्स हैं अलग अलग साइंटिस्ट के जिन्होंने अचीव किया। 1928 में आपको पता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर की जिसका नाम था पेनिसिलिन, ठीक है। पाउल एनरिच ने डेवलप किया कॉन्सेप्ट ऑफ कीमोथेरेपी, इसमें जितने एंटीबायोटिक्स आते हैं वो सब कीमोथेरेपी के अंदर आते हैं, ठीक है। जेम्स ब्लैक ने क्या किया, डेवलप किया प्रोपेनोल का बीटा ब्लॉकर का, एंड सीमेंटेड इन H2 ब्लॉकर, जो कि प्रोपेनोल जो है बीटा ब्लॉकर है जो बीपी में दी जाती है दवा, बीपी को कम करने में और एंजाइटी में भी इसका उपयोग किया जाता है। और सिमेंटेडिन कैसी दवा है, सिमेंटेडिन H2 ब्लॉकर है जो कि आपकी एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी इन सबको कम करने में प्रयोग की जाती है। डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स एंड मॉडर्न फार्माकोजेनोमिक्स का डेवलपमेंट, ये सब है। स्कोप में आपको पता है कि ड्रग डेवलपमेंट में और टेस्टिंग्स में फार्माकोलॉजी का स्कोप है। एक ब्रांच इसकी दूसरे नंबर पर बात करें तो फार्माकोविजिलेंस है, जिसमें ड्रग के एडवर्स इफेक्ट वगैरह का भी या एडवर्स रिएक्शंस को मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। और जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, फार्माकोजेनोमिक्स की मदद से वो बहुत अच्छा स्कोप है इसका, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और उन सब में भी वो सब भी इसमें इंक्लूडेड कर सकते हैं आप। अगर देखा जाए स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी बेसिकली ये है कि क्लिनिकल ट्रायल, फार्माकोविजिलेंस और रेगुलेटरी अफेयर में इसका अपार यूज है, अपार स्कोप है, ठीक है। फार्माकोलॉजिस्ट आप बनेंगे तो आपको पता है कि आपको अगर मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो मेडिकल कॉलेजेस में जो फार्माकोलॉजी का ब्रांच होता है, जो कि बहुत सारे लोग MBBS करते हैं, फिर MD करते हैं फार्माकोलॉजी में अब फ़िलहाल, पर आप वहाँ पर भी काम कर सकते हैं। तो इसका एक वाइड स्कोप है, क्लिनिकल ट्रायल्स में जाने का और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाने का बहुत अच्छा स्कोप फार्माकोलॉजी का है, ठीक है। नेचर एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग, सोर्स क्या होता है, स्रोत, जहाँ से जो चीज़ ली जाती है उसको हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ ड्रग, ठीक है। अब जैसे कि सोर्स ऑफ ड्रग, सबसे पहले अगर ड्रग का कोई ख्याल मेरे हाथ में आता है कि दवा का कोई सोर्स है तो प्लांट है, ठीक है। ये हमें सदियों से सिखाया जाता है। तो प्लांट से एट्रोपिन, मॉर्फिन ये सब हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वो प्लांट के द्वारा होता है, जैसे कि मॉर्फिन का जो प्लांट है उसका नाम है ओपियम समनीफेरम, ठीक है, वहाँ से हम प्राप्त करते हैं। एनिमल से हम इंसुलिन प्राप्त कर लेते हैं, पहले करते थे, अब तो हमने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंसुलिन की प्रोडक्शन खुद से हम करने लगे, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की मदद से। मिनरल जैसे आयरन, मैग्नीज, सल्फेट ये सब भी हमें नेचर से मिलती है, ठीक है। सिंथेटिक सोर्स क्या है, जो हमने मानव निर्मित बनाया है, मतलब नेचुरल कोई चीज़ ली और उससे एक सिंथेटिक ड्रग हमने तैयार की या अपनी कोई फॉर्मुलेशन तैयार की, जैसे कि एस्प्रिन, ठीक है, पैरासीटामोल, ये सब सिंथेटिक सोर्सेज है। बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट मैंने आपको बताया है, रिकॉम्बिनेंट और मोनोक्लोनल एंटीबायोटीज ये सब चलते हैं, ठीक है। सेमी सिंथेटिक मतलब जो आधा सिंथेटिक हो आधा नेचुरल हो, एम्पिसिलिन, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, मतलब ये सब चीज़ें सेमी सिंथेटिक में आते हैं। एसेंशियल ड्रग कंसेप्ट क्या है, एसेंशियल मतलब ज़रूरी, जो ड्रग आपके लिए ज़रूरी है सरकार उसकी एक एसेंशियल लिस्ट जारी करती है, ठीक है, WHO द्वारा और हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा वो जारी होती है और उसको अपडेट करते रहते हैं 2-2 साल के अंदर अंदर, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो नॉर्मल आपके ओवर द काउंटर ड्रग हैं उसमें, जिसको आप बिना पर्चे के ले सकते हैं, वो भी उसमें इंक्लूड है, ठीक है। और उसकी पूरी पूरी गाइडलाइंस और पॉलिसीज़ दी जाती हैं गवर्नमेंट द्वारा। तो यही एसेंशियल ड्रग कंसेप्ट है कि WHO डिफाइंस एसेंशियल ड्रग एज दोज डेट सेटिस्फाई द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द मेजोरिटी क्राइटेरिया, कि जो सेटिस्फाई करता है हेल्थ केयर नीड्स की ज़रूरतों को मेजोरिटी क्राइटेरिया को, जैसे कि पब्लिक हेल्थ रिलेवेंस, ठीक है। मेजरली क्या है, एसेंशियल ड्रग की एक लिस्ट जारी करता है WHO,
कि ये है एसेंशियल ड्रग। तो ये कंसेप्ट जारी करता है, ये कंसेप्ट जारी किया है WHO ने, मतलब बहुत पहले से, आज से नहीं है। इससे 10 नंबर का क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा जाता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग पे। और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दिया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, जो ये लिया गया है, इधर लोकल है, इधर ट्रॉपिकल, इंट्रा एथिकल, ये तो अलग अलग चीज़ें हैं। आपको मैं बता देता हूँ, आपको केवल दो दो रीजन्स पर क्लासिफाई करना है फार्माकोलॉजी फोर्थ सेम में, सिस्टमिक पे, एंटेनल और पेरेंटल। एंटेनल कहते हैं ओरल को, जो भी ड्रग आप मुंह से खाते हैं, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, वो आप मुंह के द्वारा लेते हैं। फिर कई किसी ड्रग का अगर एसिडिक नेचर है तो वो एसिडिक मीडियम में घुलती है, ठीक है। किसी का बेसिक नेचर है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में घुलती है जा करके, मतलब एब्जॉर्प्शन की बात चल रही है, ठीक है। तो जो एंट्रनल है वो ओरल रूट से है, थ्रू द जीआईटी। और पेरेंटल क्या होता है, बियॉन्ड द जीआईटी। पेरेंटल मतलब जैसे इन्फ्यूजन हो गए आपके, ये बोतलें वोतलें लगती हैं, जो इंजेक्शन हो गए पेरेंटल। पेरेंटल मतलब जो इंट्रावेनस इंजेक्शंस हो गए वो, ठीक है। तो ये सब पेरेंटल डोजेज फॉर्म है, ठीक है। पेरेंटल मतलब बियॉन्ड द जीआईटी, जीआईटी की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा कोई मरीज अनकॉन्शियस हालत में है, बेहोशी की हालत में है, तो उसको नसों के थ्रू इंजेक्शन दे दिया गया, और वो एकदम से उसको मतलब आराम, एक गोली आपने मुंह से ली और उसी का इंजेक्शन लिया, तो इंजेक्शन ने पहले आराम दिया। तो उसका जो रीज़न है, वो रीज़न ये है कि ड्रग जो आप नस के द्वारा लेते हैं, यानी जो आपकी भाषा में नस कहा जाता है, या अगर मैं कहूँ कि वेन्स के द्वारा हम जो ड्रग चढ़ाते हैं या लेते हैं, जो दवा हम लेते हैं, वो जो है डायरेक्ट ब्लड में सारी की सारी घुल जाती है। 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है। और बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ ड्रग रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, कि कितना ड्रग जो है गया है ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। जैसे कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने आपको बताया कि ओरल और रेक्टल रूट, तो मैंने आपको बता रखा है, ये भी पेरेंटल का, रेक्टल रूट भी पेरेंटल का ही रूट है। ओरल में तो आपको पता ही है। जैसे कि पेरेंटल में बात करें तो इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, ट्रांसडर्मल, नेजल और इन्हेलेशंस, ये सब होते हैं। इंट्रावेनस मतलब जिसमें ड्रग वेन्स के थ्रू दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर मसल्स की मदद से दिया जाता है, ठीक है। ट्रांसडर्मल का भी पता है आपको। नेज़ल के थ्रू जो आपके ये जो नेज़ल ड्रॉप्स हैं, ये सब जो यूज़ किया जाता है। इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्राकैथल, ये सब आपको पता है। और इनहेलेशन मतलब आपको पता ही है कि इनहेलर्स वगैरह जो होते हैं, जो विच इज़ द ड्रग विच इज़ यूज्ड फॉर द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, विच आर बेसिकली गिवन टू द इनहेलेशन वे। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, आपको पता है एगोनिस्ट क्या होता है। एगोनिस्ट ऐसी ड्रग है, अगर कहें ड्रग, ऐसी ड्रग आई, आपको पता है कि ड्रग आई और ड्रग अपने रिसेप्टर से बाइंड होती है। आपको एक चीज़ बताया भी होगा सर ने या मैम ने, एब्जॉर्प्शन होने के बाद ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ड्रग ब्लड के थ्रू टिश्यूज़ में और सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्रॉस करती है मेम्ब्रेन्स को। तो मैं आपको बताऊं कि हर एक बॉडी में जो है अलग अलग रिसेप्टर हैं अलग अलग ड्रग के। जैसे कि ओपोइड रिसेप्टर हैं, कप्पा, म्यू, ये सब ओपोइड रिसेप्टर हैं। तो ड्रग अपने, यही बात है कि अगर ताली का नंबर 602 है और ताली का नंबर 602 है, तो वो उसी से खुलेगी, जाहिर सी बात है, और किसी से नहीं खुलेगी, ठीक है। तो स्पेसिफिक ताले का स्पेसिफिक चाबी है, या हम ऐसा कहें स्पेसिफिक रिसेप्टर की स्पेसिफिक ड्रग है जो जाकर के उससे बाइंड होती है। और एगोनिस्ट क्या करते हैं, रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन है। बेसिकली क्या करते हैं एगोनिस्ट, रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं। कि मान लिया आपको स्टिमुलेशन का तो हल्का फुल्का सा इफेक्ट मिल रहा था, आपने एगोनिस्ट दी और उसका इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ा दिया उसने मल्टीपल टाइम, तो मे बी इट विल बी एगोनिस्ट। एगोनिस्ट हो गया। एक होता है फुल्ली एगोनिस्ट। फुल्ली एगोनिस्ट का मतलब है जो पूरा मैक्सिमम रिस्पॉन्स दे अपना, पूरा का पूरा। एक वर्कर है हमारी कंपनी में जो बहुत अच्छा काम करता है,
मतलब ऐसा रिसेप्टर नहीं, ऐसा मॉलिक्यूल एगोनिस्ट जो कि जाकर के बाइंड हो रिसेप्टर पे और पूरा रिस्पॉन्स दे, जैसे कि मॉर्फिन। पार्शियल में जो आधा रिस्पॉन्स दे, जो कम रिस्पॉन्स दे, सब मैक्सिमल रिस्पॉन्स दे जो आपको। इसके भी ड्रग लिखे हुए हैं, ठीक है। एंटागोनिस्ट क्या होता है, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, और ये सब जो है एंटागोनिस्ट होते हैं, जो अगेंस्ट काम करते हैं किसी चीज़ के, वही एंटागोनिस्ट होते हैं। बाइंड टू द रिसेप्टर एंड ब्लॉक एक्टिवेशन, जैसे कि बीटा ब्लॉकर हो गए, ये सब, ये क्या करते हैं, रिसेप्टर पर जाकर के बाइंड होते हैं और ब्लॉक करते हैं एक्टिवेशन को। कि दर्द हो रहा है तो COX-2 COX-1 इनहिबिटर दो, उस पर जाके काम करेंगे तो दर्द कम होगा, इबुप्रोफेन और ये सब। समझ में आई बात। दूसरा, कॉम्पिटिटिव एगोनिस्ट क्या होते हैं, जो कि एक ही रिसेप्टर की साइट है, मतलब एक ही सीट है आपके पास एडमिशन लेने के लिए बी फार्मा में, और कैंडिडेट हैं दो, ठीक है, तो होगी कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। नॉन कॉम्पिटिटिव कोई कंपटीशन में नहीं है, इनरिवर्सिबल है। एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का एग्जाम्पल है एट्रोपिन, ये सब आपको पता है। दूसरा मैं बात करता हूँ स्पेयर रिसेप्टर की। तो स्पेयर रिसेप्टर क्या है, नॉट ऑल रिसेप्टर नीड टू बी ऑक्यूपाई फॉर अ मैक्सिमम रिस्पॉन्स। सारे रिसेप्टर को ज़रूरत नहीं होती है ऑक्यूपाई करने की, मतलब ड्रग मॉलिक्यूल को के सारे ही रिसेप्टर ऑक्यूपाई कर लें आपके मैक्सिमम रिस्पॉन्स के लिए। प्रेजेंस ऑफ स्पेयर रिसेप्टर इंक्रीज सेंसिटिविटी, जहाँ पर स्पेयर रिसेप्टर की प्रेजेंस होती है वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सेंसिटिविटी को। जैसे कि इंसुलिन रिसेप्टर हो गए, ये स्पेयर रिसेप्टर है। मैक्सिमल रिस्पॉन्स अचीव इवन व्हेन ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ ऑक्यूपाइड, अगर इनका थोड़ा सा भी स्मॉल से स्मॉल पोर्शन भी रिसेप्टर का मॉलिक्यूल को एक्यूपाई कर ले, उसको ले ले थोड़ा सा, तो अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। मतलब थोड़ा सा ही चाटा मारा एक दो और अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इस तरीके से। ड्रग रेस्पॉन्स टर्म्स अलग अलग हैं, एडिक्शन अलग है, टॉलरेंस अलग है, डिपेंडेंस अलग है, सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ ड्रग रेस्पॉन्स टर्म क्या होती है। एडिक्शन क्या है, एडिक्शन ऐसी चीज़ है कि उसको पता है कि ये दवा मेरे लिए हार्मफुल है और ये दवा मेरी बॉडी को हार्म कर रही है, परंतु वो जो है उसको नहीं छोड़ पा रहा है। अगर आसान भाषा में बात करें तो कंपल्सिव यूज़ ऑफ ड्रग डेस्पाइट हार्म, कंपल्सिव यूज़ करता है या फ्रिक्वेंटली यूज़ ऑफ ड्रग डेस्पाइट हार्म, हार्म करने के बाद भी वो ड्रग का यूज़ कर रहा है क्योंकि वो उसका आदी हो गया है, उसकी बॉडी में टॉलरेंस क्रिएट हो गया है। टॉलरेंस मतलब सहनशीलता। अब टॉलरेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया होगा टॉलरेंस क्या होता है। टॉलरेंस ये होता है कि अभी आपने कोई ड्रग खाई, नींद की दवा खा रहे हैं, बेंजोडाइजिपिन 0.25, क्लोनाजिपाम खा रहे लंबे समय तक खा रहे हैं, और अभी नींद की जो समस्या थी वो ख़त्म हो गई है सपोज़ कीजिए, पर उसके बाद भी उसका सेवन कर रहे हैं इफ़ेक्ट लेने के लिए। एक समय के बाद वो रिस्पॉन्स देना बंद हो गई, बॉडी को चाहिए इफ़ेक्ट चाहिए तो उसकी डोज बढ़ा दिया, उसको 0.5 कर लिया, तो जो वो देना बंद हो गई थी वो टॉलरेंस क्रिएट हो गया था। अब नई डोज पर उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो टॉलरेंस वो है। डिमिनिशन रिस्पॉन्स आफ्टर रिपीटेड यूज़। डिपेंडेंस क्या है, उस ड्रग पर निर्भर हो गया, उसके बिना जी नहीं सकता है। अगर उसको छोड़ दिया जाए, छुड़वा दिया जाए कि बेंजोडाइजिपिन का कोई अब्यूज़ कर रहा है उसको छोड़ दें, तो इंसोमिनिया, सीजर्स, ये सब देखने के लिए मिलती हैं। फिजिकल विड्रॉल सिम्टम, ये साइकोलॉजिकल नीड चाहिए उसके लिए, तो ये बात होती है डिपेंडेंस की कि उस पर निर्भर ही हो गया है। उसको छोड़ने पे कुछ फिजिकली सिम्टम देखने के लिए मिल रहे हैं, हाथ पैर काँप रहे हैं, इस तरीके से। बच्चों, नशा कोई भी हो घरों को बर्बाद कर देता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ट्रिकाफाइलेक्सिस क्या है, रैपिड डिक्रीज इन रेस्पॉन्स आफ्टर इनिशियल डोज। क्या होता है, रैपिड डिक्रीजमेंट होता है, डिक्रीमेंट होता है, घटता है रेस्पॉन्स आफ्टर इनिशियल डोज के बाद, ठीक है। जैसे कि सब एग्जांपल आपको दिए गए हैं। आइडोसिनक्रेसी क्या है, अनयूजुअल ड्रग रिएक्शन है जो जेनेटिक फैक्टर के कारण होती है। याद रखना, आइडोसिनक्रेसी हमेशा जेनेटिक फैक्टर के कारण होती है, ठीक है।
एलर्जी क्या है आपको पता है, इम्यून रिएक्शन है, नॉट रिलेटेड टू डोज, डोज से रिलेटेड नहीं होती है। एग्जाम्पल जैसे कि पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जब लगाया जाता है तो घेरा कर लिया जाता है, मार्क कर लिया जाता है वहाँ पे, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक मैंने आपको समझाया कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन होता है। एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का ब्लड में एंटर करना। अनआयनाइज्ड ड्रग का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है बच्चों, हमेशा ध्यान रखिए। अनआयनाइज्ड या जो नॉन आयनाइज्ड ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है, और जो आयनाइज्ड ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन कम होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, डिप्रेशन इनटू टिश्यू आपको पता है। मेटाबॉलिज्म, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन होता है, और चीज़ें आपको लगभग लगभग पता है। मेम्ब्रेन देखिए ड्रग जो है ट्रांसपोर्ट करता है मैकेनिज्म। अब पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, पैसिव डिफ्यूजन होता है अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। डिफ्यूजन क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। ब्लड में कम कंसंट्रेशन है ड्रग की, और जहाँ पर साइट है वहाँ पर ज़्यादा है, तो उस साइट से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना। लिपिड सोल्यूबल ड्रग सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है। ये मेटाबॉलिज्म में होता है कि लिपिड को वाटर सोल्यूबल ड्रग बनाना, वाटर सोल्यूबल ड्रग को लिपिड सोल्यूबल बनाना, एक्टिव को इनएक्टिव बनाना, इनएक्टिव को नॉन एक्टिव में कन्वर्ट करना। ये सब बायो ट्रांसफॉर्मेशन का काम है बेसिकली, ठीक है। तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग बेसिकली मैक्सिमम ड्रग पैसिव डिफ्यूजन को फॉलो करती है अगर देखा जाए। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपको पता है कि कैरियर्स की ज़रूरत पड़ती है, आप अपने घर से बाहर तक आए, व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी तरीके से ड्रग जो है बॉडी के कुछ प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर लेती है और कैरियर बन करके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। एक्टिव में एटीपी की आवश्यकता होती है आपको पता है, अगेंस्ट होता है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि अगर आप उड़ना चाहें तो नहीं उड़ पाएंगे, ग्रेविटी को आपको काटना पड़ेगा। एंडोसाइटोसिस में आपको पता है सब कुछ कि जो विटामिन B12 है और ये इंट्रिंसिक फैक्टर वगैरह एक एग्जांपल है इसका। एंगल्फिंग करते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग आपको पता ही है, फैक्टर कौन कौन से हैं। ड्रग सोल्यूबिलिटी, जी हाँ, ड्रग की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी तो एब्जॉर्प्शन भी उसका ज़्यादा होगा ही होगा। पीएच पर डिपेंड करता है ड्रग के, अगर सरफेस एरिया आपकी बॉडी का ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ज़्यादा होगा। ब्लड फ्लो अगर ज़्यादा होगा ऑर्गन में किसी जगह, जैसे कि मैक्सिमम ब्रेन में ज़्यादा होता है वहाँ पर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है, और जगह भी किसी ड्रग का हो जाता है, जैसे किडनी मेजरली, ये सब जो मेजर ऑर्गन्स हैं उनमें। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वो होता है जैसे कि आपने दवा खाई, एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर लीवर में गई, और फिर मेटाबॉलिज्म और ये सब जो प्रोसेस करते हैं वो फर्स्ट पास होता है, बहुत लंबा होता है प्रोसेस थोड़ा सा, फिर एक्सक्रीशन वगैरह। और अगर आप डायरेक्ट वेन के थ्रू दे रहे हैं तो वो है बाईपास, जैसे कि आप घर गए, एक तो आपका घर का मेन रूट है और एक आप बाईपास से गए तो आप बाईपास से जल्दी पहुंच गए, ठीक है। बायोअवेलेबिलिटी मैंने आपको बताया, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रीचिंग टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है ब्लड फ्लो टू टिश्यू, आपको पता है कि ब्लड फ्लो टिश्यू में कैसा है, उसी ब्लड से डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। टिश्यू के या सेल के जो है या तो रिसेप्टर अंदर होंगे या बाहर होंगे, ड्रग मॉलिक्यूल उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे और उससे बाइंड कर जाते हैं। समझ में आई बात। दूसरा, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग आपको पता है कि कुछ ड्रग मॉलिक्यूल नहीं क्रॉस कर पाते हैं सेल मेम्ब्रेन को, तो उसके लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जैसे कि हमने बताया, तो प्रोटीन से बाइंड करते हैं। लिपिड सोल्यूबिलिटी आपको पता है, सेल का नेचर क्या है, लाइपोफिलिक है, तो लाइपोफिलिक की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी, कोई ड्रग लाइपोफिलिक नेचर का होगा। हाई परफ्यूज ऑर्गन आपको पता है, ब्रेन, लीवर, किडनी, इनमें बहुत जल्दी से होता है। मेटाबॉलिज्म को आपको पता है, मेन साइट क्या है, लीवर है। फेज़ 1 में कुछ ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे कि कुछ रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडेशन, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोलाइसिस में आपको पता ही है, कुछ हम एंजाइम्स लेते हैं जो कि लीवर में होते हैं, साइटोक्रोम P450 ये सब यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट फेज़ में हो जाते हैं, देखिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन
आपको पता है लिपिड सोल्यूबल से वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल से लिपिड सोल्यूबल, एक्टिव से इनएक्टिव। तो ये लीवर करता है काम। कुछ ड्रग जो पहले फेज़ में हो गई, मेटाबोलाइज हो गई, जो नहीं हुई उनको ये सेकंड फेज़ में भेजता है, जैसे कि कंजुकेशन, ये सब रिएक्शंस हैं, सल्फोनेशंस, ये सब रिएक्शंस हैं। ठीक है, इसको आप और डिटेल में थोड़ा सा देख लीजिएगा, समय बहुत कम है। कन्वर्ट लाइपोफिलिक ड्रग टू हाइड्रोफिलिक। आपको पता है लाइपोफिलिक को हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करना, क्योंकि इसका एलिमिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। लाइपोफिलिक ड्रग अगर लाइपोफिलिक में रहेगी तो वो यूरिन के थ्रू नहीं जा पाएगी, जब तक उसको हाइड्रोफिलिक या वाटर सोल्यूबल ड्रग आपको पता है में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो वाटर सोल्यूबल ड्रग जो है यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती हैं, और हाइड्रोफिलिक जो नेचर बना रहता है वो फीसिस वगैरह के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं बॉडी से। एंजाइम इंडक्शन और इनिबिशन क्या है? इंडक्शन, एंजाइम इंडक्शन का मतलब हो गया इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देना। जैसे कि कुछ ड्रग आपने दी, उसने क्या किया, लीवर में मेटाबॉलिज्म के जो एंजाइम थे उसकी एक्टिविटी को बढ़ा दिया, जैसे कि रिफेम्पिसिन और फिनेटोइन एग्जाम्पल है इसका। ये एंजाइम इंडक्शन है। और एंजाइम इनिबिशन क्या है? डिक्रीज मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज द ड्रग लेवल एंड टॉक्सिसिटी, जैसे कीटोकोनाजोल, ये मेटाबॉलिज्म घटा देंगे। कोई ड्रग का अगर चल रहा होगा, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब। ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग मैंने आपको बताया है। मेनली प्राइमरी रूट क्या है? रीनल एक्सक्रीशन होता है। वाटर सोल्यूबल ड्रग इसमें से जो पास आउट करते हैं। ठीक है, अदर रूट क्या है? बाइल, लंग्स, स्वेट, और कुछ कुछ स्लाइवरी और बेस्ट मिल्क के थ्रू भी हो जाता है, आपको पता है। रीनल फंक्शन में अफेक्ट ड्रग क्लियरेंस, आपको पता है। और काइनेटिक ड्रग के ये होते हैं फर्स्ट ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ और क्लियरेंस। इनका ज़्यादा नहीं है, ये सुटेक्स में बहुत डिटेल में दिया गया है, इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं मेन बता देता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक क्या होता है कि अगर ड्रग की कंसनट्रेशन, जो ड्रग 100 mg पे खाई है और उसका 10 mg पर मिनट के हिसाब से या पर आवर के हिसाब से एलिमिनेशन हो रहा है, तो इट विल बी फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर आपको पता ही है भाई, इसमें पता है आपको फर्स्ट ऑर्डर में कांस्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेटेड पर टाइम। ठीक है, मोस्ट ड्रग का यही होता है फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में आपको पता है कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेटेड, जैसे कि एल्कोहल, फिनोटोइन, ये सब। हाफ लाइफ का आपको पता है कि टाइम टू रिड्यूस प्लाज्मा कंसंट्रेशन बाय 50%, टाइम के साथ साथ आधा हो जाता है कंसंट्रेशन ड्रग का प्लाज्मा में। तो ये सब बात थी, ये आएगा नहीं ज़्यादा, तो मैंने आपको समराइज वे में इसको पढ़ाया। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछिएगा। गलतियाँ सबसे होती हैं, ठीक है, मुझसे भी होगी। तो आई होप नेक्स्ट लेक्चर लेके आते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। बने रहिए फार्मेसी विद अस के साथ।